बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट प्रिपरेशन फेडरल बोर्ड एनुअल पेपर 2024 फॉर 11th केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो सेक्शन ए को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया है। एसिड बेस टाइट्रेशंस, रिडॉक्स टाइट्रेशंस, उसमें कौन से इंडिकेटर्स यूज़ हो रहे हैं, उनका कलर चेंज, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसमें आपसे मतलब जो आपका पेपर आता है ना, पेपर पैटर्न, तो उसमें आपने देखा है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कैलकुलेशंस के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ हुआ है, उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, या रिडॉक्स टाइट्रेशंस को क्या कहते हैं, मतलब उनकी डेफिनेशन क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस क्या होती हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो हम इसको रिव्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से भी मैं आपको मार्क करवा दूंगी कि आपने उनको या तो प्रिंट निकाल लेना है या फिर आप उसको जो है हैंड रिटन अपनी कॉपी पे उन डेफिनेशंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। बाकी तो चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये आपसे पूछा जा सकता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय इन अ सोल्यूशन। यानी कोई भी सोल्यूशन आपको दे दिया, मतलब मैंने आपको कोई ऐसे सोल्यूशन पकड़ा दिया है और उसमें मैंने आपसे कहा है कि इसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया है और ये 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब आप मुझे बता दें कि मैंने इसमें कितना सोडियम कार्बोनेट डाला है, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है। मीन्स कि आपने क्या करना है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन अ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम मेजरमेंट। यानी उसका आप एग्जैक्ट वॉल्यूम चेक करेंगे कि उसका कितना वॉल्यूम आपके जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के यानी उसके साथ कितना, उसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन के फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ जो है वो टाइट्रेट हुआ है, कम्प्लीटली टाइट्रेट हुआ है और एंड पॉइंट तक वो कितना वॉल्यूम आया। तो उस वॉल्यूम मेजरमेंट के थ्रू आप इजीली अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है कि एसिड बेस टाइट्रेशन, अब हम एसिड बेस टाइट्रेशंस के थ्रू भी बता सकते हैं और रिडॉक्स टाइट्रेशंस के थ्रू भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और अ बेस इज सोल्यूशन इज मेजर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे रिडॉक्स का पूछा जाए तो आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज मेजर्ड। यानी कंसंट्रेशन उसकी मेजर की जाती है बाय द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल, ठीक है। और एसिड बेस टाइट्रेशन में हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास यानी वीक बेसिस हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ठीक है, और वो अपना कलर चेंज करता है व्हेन विद अ चेंज इन पीएच। ठीक है, लेकिन रिडॉक्स टाइट्रेशंस में आप बताएंगे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 यूज़ करते हैं वो सेल्फ इंडिकेटर यूज़ होता है। और जो आप कह सकते हैं एक्सटर्नल कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं टाइट्रेशन वाले में, आपको आता होगा। ठीक है, अच्छा, इंडिकेटर होता क्या है, व्हाट इज़ इंडिकेटर, ये पूछा जा सकता है। विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, उसमें कौन से मेनली यूज़ होते हैं। तो हमने दो मेनली पढ़े हैं, एक फिनॉक्सीन पढ़ा है और एक मिथाइल ऑरेंज पढ़ा है। एंड इट्स अगर आपने फर्स्ट वीडियो जो है ना, जो मैंने टाइट्रेशन की डिटेल वीडियो बनाई है 40 मिनट्स की आई थिंक सो, वो अगर डिटेल से देखी हुई तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपकी समझे रिविजन हो रही होगी। ठीक है, इट्स अ chemical substance which changes its color and shows the completion of a reaction. ठीक है, for an acid base titration commonly used indicators are phenolphthalein and methyl orange. ठीक है, अब वो तो मैंने आपको बताया था ना कि वीक बेसिस के लिए आपने मिथाइल ऑरेंज यूज़ करना है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की जो पीएच रेंज है वो 3.3 से 4.1 होती है। और क्या कहते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी जो पीएच रेंज होती है कलर चेंज करने की, पीएच रेंज फॉर द कलर चेंज इज़ 8 to 10। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज़ करेंगे तो हमें फिनॉक्सीन यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड HCl। अब देखें, ये हमारे पास वीक बेस है। सोडियम कार्बोनेट मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता दिया, ये वीक बेस है, तो इसके लिए मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे। देखें, सिंपल, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ वीक बेस, सो मिथाइल ऑरेंज इज यूज एज एन इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड HCl। इट इज़ अ पिंक इन अ बेस। अब आपको इसके कलर्स भी आते हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने गलत लिख दिया है, मतलब इट इज़ येलो इन अ बेस आपको लिखना है। देखें, अब प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तरीके से याद कर लेते हैं, काफ़ी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं इन बुक्स में ना,
तो मैं साथ साथ आपको करेक्ट करवा रही हूँ। इक्वेशंस में भी मिस्टेक्स हैं, बैलेंसिंग वगैरह में, और फार्मूलाज में भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं किसी किसी एक्सपेरिमेंट में, तो वो आपने ठीक करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको कहना चाहिए कि मिथाइल ओरिन जो होता है ना, इट इज़ येलो इन बेस एंड ओरेंज रेड इन एसिड, और इसका जो एंड पॉइंट भी है वो भी ऑरेंज रेड होता है। ड्यूरिंग टाइट्रेशन इट चेंजेस कलर टू ऑरेंज रेड इन द एसिडिक रेंज। जैसे ही एसिडिक रेंज स्टार्ट होती है तो उसका ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव वन एग्जांपल। सिंपल, a chemical reaction between acid and a base resulting in the formation of water and salt। एक एग्जांपल आपने दे दी, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे, NaCl यानी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है। हाउ डज द चॉइस ऑफ इंडिकेटर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ अ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन? कैसे, मतलब अगर हम उसकी चॉइस जो है, इंडिकेटर की चॉइस हमें वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की एक्यूरेसी बताती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें, मैं ऊपर से 3-4 आ रहे हैं वो हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये अब थोड़ा सा मतलब आप कह लेना मज़ीद कंसेप्चुअल हो गया, छठा वाला। ठीक है। कैसे कि द चॉइस ऑफ इंडिकेटर अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस बिकॉज इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन बाय चेंजिंग देयर कलर। ठीक है। यानी अब आपको पता है कि अगर आप वीक बेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको वही क्या कहते हैं, इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए कि जो वीक बेस वाली जो पीएच रेंज है उसमें अपना कलर अच्छे से शो कर सके। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर है वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन बाय चेंजिंग देयर कलर। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर इन द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन? किस किस्म के एरर्स हो सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते करते? ठीक है। अब है कि कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर्स इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इंक्लूड इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम्स। मतलब आपने 10 cm³ मेजर करना था, अगर बेस को मेजर करना था तो आपने 10 नहीं किया, 9.8 किया हुआ है, 9.7 किया हुआ है, उधर आप कैलकुलेशंस में कुछ और लिख रहे हैं, आपने मेजर गलत किया हुआ है। ठीक है। तो वो इस तरीके से आपकी मेजरमेंट्स, इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम्स से एरर आ सकता है। इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से आ सकता है। मींस कि आपने ऊपर से प्यूरिट से आप पर एसिड डाल रहे हैं, ठीक है, उसको मिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स नहीं कर रहे, बस डाली जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं, इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से भी एरर्स आ सकते हैं, एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन की वजह से भी एरर आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कुड यू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन इन फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स? एक्यूरेसी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ योर परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन इन द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट यू कुड इंश्योर, यू कुड नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, हमें लिखना चाहिए वी कुड इंश्योर प्रिसाइज मेजरमेंट्स, कंडक्ट मल्टीपल ट्रायल्स। ठीक है। प्रिसाइज मेजरमेंट्स वो होती हैं जैसे कि अगर मेरा पहले मैंने टाइट्रेशन की तो मेरा जो वॉल्यूम आया एसिड यूज्ड का वो आया समझें कि 9.9, तो अगली दफ़ा मैं कर रही हूँ तो वो तकरीबन 9.10 आ जाए, कोई मसला नहीं है, 9.8 आ जाए, लेकिन यूँ नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा 9.9 आ रहा है तो दूसरी दफ़ा आ रहा है 10.5, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब आप कह लें कि रॉन्ग सी कैलकुलेशन होते हैं। प्रिसाइज का मतलब होता है वेरी क्लोज आंसर्स, वेरी क्लोज। ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, मतलब हम एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम मल्टीपल ट्रायल्स करें और प्रिसाइज मेजरमेंट्स करें। ठीक है। अच्छा, फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स यूज्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब ये हमारे पास क्या है, ये पिपेट नज़र आ रही है, इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, लेकिन आपके पेपर में तो अच्छा ही ड्रॉ हुआ होगा। और ये ब्यूरेट है, पहला वाला ब्यूरेट है, दूसरा वाला पिपेट है। ब्यूरेट का लिखा है आपने, इट इज़ यूज टू मेजर द वेरिएबल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स वेरी एक्यूरेटली। वेरिएबल है ना, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो हमारे पास 9.9 तक जाके कंप्लीट आंसर कर, मतलब कंप्लीट रिएक्शन करेगा, या 9.8 पे करेगा, 10 पे करेगा, 10.5 पे करेगा। यानी हम वेरिएबल वॉल्यूम्स को बड़े ही एक्यूरेटली जो है इसको मेजर करते हैं। ठीक है। और पिपेट के लिए हम कौन से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? फिक्स्ड। जैसे हमने पता है कि हमने बेस जो है ना कॉनिकल फ्लास्क में हमने बेस लेनी है, इसलिए ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने बेस डालनी है, तो बेस हमने फिक्स 10 cm³ ही डालनी है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो वो हम इससे बड़ा अच्छा इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज टू मेजर आउट द फिक्स्ड वॉल्यूम्स ऑफ द लिक्विड्स वेरी एक्यूरेटली। ठीक है। अब दोनों का आपको यूज़ पता चल गया, नाम भी पता चल गया और यूज़ भी पता चल गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट पर्पस दिस ऑपरेटर्स इज़ यूज्ड। ये किस ऑपरेटर्स मतलब किस के लिए यूज़ होता है और इसका नाम क्या है। देखें कॉनिकल फ्लास्क हमने पहले ही नाम देखा हुआ है। द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स इज़ कॉनिकल फ्लास्क, इट इज़ यूज्ड इन द टाइट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, कौन से प्रोसेस में यूज़ होता है, टाइट्रेशन में, एंड हैंस ऑल्सो नोन एज द टाइट्रेशन फ्लास्क, इसलिए हम इसको कॉनिकल फ्लास्क की जगह टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं। फॉर टाइट्रेशन अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज टेकन इन दिस कॉनिकल फ्लास्क। इसमें हम ना पूरा फिक्स्ड मेजर करके, फिक्स्ड अमाउंट या आप कह लें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम मेजर करके पिपेट से इसमें डालते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन मोलैरिटी। ये तो आपने फर्स्ट ईयर में बड़ा ही डिटेल से पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, फार्मूला लिख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा द क्वेश्चन नंबर 12, द मोलैरिटी ऑफ द गिवन लिथियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज 0.1। ठीक है, यानी हमें लिथियम कार्बोनेट गिवन था, उसकी मोलैरिटी मतलब इन्होंने वैसे तो हम उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट पूरा आएगा उसमें हमें कैलकुलेट करनी है पूरी m1v1 ओवर n1 इज टू m2v2 ओवर n2 करके हमने पूरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि कैलकुलेट हो गई है, 0.1 आई है। ठीक है, अब आगे हमें कोई ये स्टेप कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट इन 100 cm³ ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, देखें हमेशा जब आपने वो क्वेश्चंस किए थे ना, मैं ज़रा उसको ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट ओपन कर लिया है। ठीक है, इसमें जैसे सोडियम कार्बोनेट गिवन है और उसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट की है। ठीक है, ये 0.133 आई है। तो उसके बाद जब मोलैरिटी के बाद हम जो हमेशा मास ऑफ दी सैंपल यानी मास ऑफ जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट पर डीएम³ हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, कैसे, मोलैरिटी को हम मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करके हम ये करते थे, तो हमारे पास मास आ जाता था 1 डीएम³ में, मतलब 1000 cm³ में आ जाता था। तो अब 1000 cm³ में हमें अगर मास पता चल जाए तो हम 100 cm³ में तो ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने यही फॉर्मूला लगाना, ये देखें मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट पर डीएम³ इज इक्वल्स टू जो भी मोलैरिटी गिवन है उसको मोलर मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करें। पहले मोलर मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट आपने एक स्टेप में फाइंड आउट करना है प्रॉपर्ली। ये आपके पास आ गया 7.4 ग्राम्स पर डीएम³। ठीक है, इसका मतलब है 1000 cm³ में 7.4 ग्राम्स है, 1 में कितना होगा और 100 में आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा आप कह लें कैलकुलेशन सी है। अगर आपने अच्छे से टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, देन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और दूसरा जो इसके साथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.1 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। बेसिकली इसमें हमें ना इस क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ। ठीक है, इन्होंने मतलब 2 स्टेप में नहीं लिखी, इन्होंने डायरेक्ट पूरी की पूरी लिख दी कि सोडियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करके 2 NaCl और प्लस 1 वाटर और 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अब हमें सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, कैसे कि हमारे पास ये देखें M2 यानी HCl की मोलैरिटी पता है, HCl के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आ गए हैं, N2 2 आ गए हैं, और वॉल्यूम HCl का ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ HCl यूज 9.5। ठीक है, इसी तरह इसका भी दिया हुआ है। तो इसका सिर्फ हमें मोलैरिटी लिथियम का सोडियम कार्बोनेट की नहीं दी हुई, तो वो हम सब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। और लास्ट में हमारे पास है डिटरमिन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हेन द गिवन सोल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व पर डीएम³। यानी जब आपको प्योरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो वो क्या होता है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैलकुलेशंस पर डीएम³। ठीक है, और इनिशियल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व पर डीएम³, क्योंकि स्टार्ट में जो दिया हुआ है वो पर डीएम³ में ही डिजॉल्व हुआ था, 15 ग्राम्स पर डीएम³ में डिजॉल्व हुआ था। ठीक है, 15 ये जो है वो इनिशियल था, और कैलकुलेशन से जो आपने कैलकुलेट किया है वो यहाँ से आया। ठीक है, यानी वो आपने कैसे फाइंड आउट किया, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर डीएम³ मोलैरिटी इनटू मोलर मास। अब मोलैरिटी आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई है, कोई मसला नहीं है। 0.1 इंटू 106 आपके पास आ गया 10.6। 10.6 को 15 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ईजिली आप जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की एक लिस्ट आ गई है। अब व्हाट आर कंकॉर्डेंट रीडिंग्स इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कंकॉर्डेंट रीडिंग्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, द ब्यूरेट रीडिंग विच डू नॉट डिफर बाय मोर देन 0.1 cm³ आर कॉल्ड कंकॉर्डेंट रीडिंग्स। यानी करीब करीब क्लोज रीडिंग्स को कंकॉर्डेंट रीडिंग्स कहते हैं, जो कि 0.1 से ज़्यादा डिफर ना करें। 0.1 से मतलब एक 9.8 है तो एक 9.9 हो सकती है, या
7 हो सकती है। 9.8 है तो या दूसरी 9.9 होगी या 9.7 होगी, यानी 0.1 के डिफरेंस से वो आपस में इससे ज़्यादा डिफर ना करें। वी डू नॉट डिफर बाय मोर देन 0.1 cm क्यूब आर कॉल्ड कंकॉर्डेंट रीडिंग्स, ठीक है, क्लोज रीडिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इन केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री में जब वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस करी जा रहे हैं, हमारा सेक्शन ए जो है वो है ही पूरा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस का, ठीक है। उसमें एसिड बेस और रिडॉक्स टाइट्रेशन हमने बड़ी डिटेल से किए हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं, वो कहते हैं इन केमिस्ट्री द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम मेजरमेंट, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन है उसकी हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लिखें, मोलैरिटी लिखें, मतलब आप उसको स्टैंडर्डाइज लिख सकते हैं कि हम किसी भी सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है, बाय वॉल्यूम मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये ऑलरेडी हमने जो टाइट्रेशन वाला किया था तो उसमें भी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, टेस्ट पेपर में, कि सोडा ऐश किसे कहते हैं, सोडा ऐश। अब देखें सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट के ही दोनों नाम हैं, ठीक है। और जो बेकिंग सोडा होता है ना वो सोडियम बाई कार्बोनेट है। देखें अब इजीली, मतलब इसमें देखें सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई जहाँ आ जाएगा वो बेकिंग सोडा हो जाएगा, और जिसमें बाई नहीं आ रहा सिंपल सोडियम कार्बोनेट है तो वो वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, जब कलर ऑफ द इंडिकेटर चेंज हो जाए और जो इंडिकेट करेगा कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एट एंड पॉइंट द इंडिकेटर चेंजेस द कलर इंडिकेटिंग दैट द रिएक्शन इज कंप्लीट। अब हमारे पास लेबल द इंडिकेटेड ऑपरेटर्स। वैसे ड्रॉ करने के लिए वही बात है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके मॉडल पेपर में तो ये लिखा हुआ था कि ड्रॉ द डायग्राम इफ़ आस्क्ड, तो ड्रॉ वाला तो मेरे ख्याल में इतना नहीं है कि ड्रॉ करने के लिए कहेंगे, लेकिन कह भी सकते हैं कि ड्रॉ कर दें, पिपेट ड्रॉ कर दें या पूरा टाइट्रेशन का ये ड्रॉ कर दें, आप ऑपरेटर्स ड्रॉ कर दें। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से आए कि ड्रॉ हुआ है, आप जो है ना इनके वो कर दें, नाम लिख दें। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा ना, ठीक है, एरो लिखा हुआ है, तो ये ब्यूरिट है, अच्छा ये आयरन स्टैंड है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये पिपेट है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन 500 cm क्यूब इज 6.4। तो इसको 100 में कैलकुलेट करना कितना आसान, 500 में 6.4 है, 1 में 6.4 डिवाइड बाई 500 होगा, और 100 में कितना होगा 6.4 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ठीक है, बहुत आसान। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, अ गिवन HCl सोल्यूशन इज 0.1 मोलर, ठीक है, HCl सोल्यूशन 0.1 मोलर है। हाउ विल यू प्रिपेयर 500 cm क्यूब ऑफ 0.02 मोलर HCl सोल्यूशन फ्रॉम दिस गिवन सोल्यूशन। अब ये तो होता है ना कि मतलब आप देखने से आपको क्या लग रहा है कि HCl सोल्यूशन दिया हुआ है और आपने दोबारा से HCl सोल्यूशन ही प्रिपेयर करना है, लेकिन उसकी मोलैरिटी कम हो गई है। पहले 0.1 मोलर था तो आप 0.025 मोलर, मतलब वो डाइल्यूट हो गया, उसके अंदर पानी ऐड हो गया। अब कितना पानी ऐड करना है, कितना वाटर ऐड करना है, तो वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी ये डाइल्यूशन फार्मूला लगाएंगे, आप कहेंगे फ्रॉम द डाइल्यूशन इक्वेशन गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, गिवन में M1V1 है और रिक्वायर्ड में M2V2 है। देखें 0.1 मोलर सोल्यूशन का इंटू V1, वॉल्यूम कितना लेना है कि हमारे पास 0.025 मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाए और उसका फाइनल वॉल्यूम 500 होना चाहिए, 500 cm क्यूब। तो अब आप 0.1 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, 125 आ जाएगा। तो अब पूरी आप ये दो लाइंस लिखेंगे, वो क्या लाइंस हैं कि आप मैयर करें, मैयर 125 cm क्यूब वॉल्यूम बाय अ मयरिंग सिलेंडर फ्रॉम 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन में से आप इतना वॉल्यूम ले लें और एंड पोर इट इनटू द 500 सेंटीमीटर क्यूब फ्लास्क, उसमें डालें, ठीक है, एंड मेकअप अप टू द मार्क बाय वाटर, और उसको भर दें, फिल कर दें जहाँ तक 500 का मार्क लगा हुआ है वहाँ तक, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, डिजायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ अ सैम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। यानी अब कंपोजिशन इनकी फाइंड आउट करनी है, मतलब दोनों का आपने बताना है परसेंटेजेस, सोडियम बाइकार्बोनेट कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, और स्टार्ट में 10 ग्राम्स ऑफ दिस मिक्सचर हैज़ बिन डिजॉल्व्ड पर DM क्यूब, ठीक है। तो यानी पर DM क्यूब है, ठीक है, पर DM क्यूब में 10 ग्राम्स डाले गए हैं, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी का जो फार्मूला है आपके पास, उसमें नीचे आपको पता चल गया कि आपने 10 ग्राम्स लेना है पर DM क्यूब, और ऊपर जो है वो आपने
कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना है ना, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर डीएम क्यूब। तो वो इजी है, वो हम फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट पर डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आप फाइंड करेंगे और उससे आपके पास पर डीएम क्यूब आ जाएगा 4.2। इनिशियली आपने 10 लिया था, मल्टीप्लाई बाय 100, 42% जो है सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, और 100 में से 42 निकालें तो सोडियम ऑक्सलेट जो है वो कितना आ गया, 58% आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट लिस्ट आ गई है क्वेश्चंस की, थर्ड वन। ठीक है, ये 8 आप कह लें कि 8 हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टार्ट हो गया है। विच इंडिकेटर इज़ यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस विद एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का तो हमें पता है, फिनोक्सीन यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी पीएच रेंज होती है 8 to 10। तो आपको पता है ना 7 से ऊपर जब हम जाते हैं पीएच स्केल के ऊपर, 7 से ऊपर बेसिक जो है वो स्केल, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है, बेस की स्ट्रेंथ। ठीक है, पीएच स्केल में बेसिक होता जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनीगर एंड व्हाट इज़ इट्स अमाउंट इन विनीगर। ठीक है, एसिटिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनीगर एंड द विनीगर इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन कह सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 to 8% है। बहुत जगहों पे 4 to 6% भी लिखा होता है, और आपकी इस बुक में जो है वो 4 to 8% लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 to 8% या 4 to 6% ठीक है, मतलब आप 4 to 8% ही लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो आई थिंक सो वो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते जिनमें आप कह सकते हैं एम्बिग्यूटी है, या मतलब हमें एग्जैक्टली आंसर्स का नहीं पता होता। पेपर में उस तरह से क्वेश्चंस अवॉइड किए जाते हैं। ठीक है, देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फिनोक्सीन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में पिंक होता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में टाइट्रेशन वाली, कि फिनोक्सीन का एंड पॉइंट लाइट पिंक होता है। एंड पॉइंट लाइट पिंक है, बेसिक मीडियम में पिंक है, और एसिडिक मीडियम में बिल्कुल कलरलेस होता है। एंड पॉइंट जब आ जाएगा ना, आप एसिड डाल रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में, और एंड पॉइंट आएगा लाइट पिंक आ जाएगा। अब जैसे ही आप एक और ड्रॉप डालेंगे, सारा का सारा सोल्यूशन जो है वो पिंक से क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि अब उसमें एसिड की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो वहाँ पे वो कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने गलती से जो है ना वो लाइट पिंक नहीं लिख देना, एसिडिक मीडियम में लाइट पिंक, एसिडिक मीडियम में कलरलेस, बेसिक मीडियम में पिंक। अच्छा, अब ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इज इंडिकेटर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज कलरलेस इन द एसिडिक मीडियम एंड पिंक इन द बेसिक मीडियम। सो व्हेन द एसिड बेस रिएक्शन इज completed in the titration, it changes its color which indicates the end point. ठीक है, आप कह सकते हैं it changes its color to the light pink which indicates the end point. ठीक है, यानी हम फिनोक्सीन यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपना कलर चेंज करे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और हम जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। यही पर्पज़ है इंडिकेटर को यूज़ करने का, कि वो अपने कलर चेंज से, जब पीएच चेंज हो रही हो तो अपने कलर चेंज से हमें इंडिकेशन दे के रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इससे पहले जो है वो हमने ये डिस्कस नहीं किया कि अगर हमें कोई सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है सॉलिड फॉर्म में, और अगर उसका हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ जाए 0.2 मोलर, तो वो हमें कैसे करना पड़ेगा। तो वो हम वैसे तो आपको मोलैरिटी का फार्मूला आता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ओवर मोलर मास इनटू 1/v इन dm³। ठीक है, तो 0.2 मोलर लेना है ना, तो आप इसको सिंपल आपने इसमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और मोलर का मतलब होता है कि 0.2 मोल्स इन 1 dm³। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखें, मोलैरिटी 0.2 मोलर है ना, तो आप मास फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, उसके साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई करें। मोलैरिटी 0.2 आ गई, मोलर मास 40 आ गया, और वॉल्यूम जो है वो 1 dm³ है। ठीक है, ये मोलैरिटी आपको खुद बता रही है ना कि वॉल्यूम 1 dm³ है, तो ये 8 ग्राम्स आ जाएगा। अब ये देखें, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 8 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सॉलिड आप उसको मेजर कर लें वेइंग मशीन में, 8 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, और टेकन इन अ 1 dm³ फ्लास्क मेजरिंग measuring flask, sorry, volumetric flask, and volume of the solution is made up to the mark 1 dm³। यानी आपने क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है, ठीक है, और उसका यहाँ पे 1 dm³ मार्क लगा होगा या 1000 cm³ लिखा होगा, और उसमें आपने क्या करना है, 8 ग्राम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने हैं सॉलिड में।
ठीक है, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में डालने हैं। अब उसमें आप फिल करते रहें वाटर फिल करते रहें अप टू द मार्क और उसको शेक कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 7.5 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 250 cm³ ऑफ द सोल्यूशन। तो अब ये देखें, सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया हुआ है, 7.5 ग्राम लिया है। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 60 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो है उसको हमने वॉल्यूम को cm³ में नहीं लगाना, 1000 से डिवाइड करके dm³ में लगाना है, तो ये सिंपल मोलैरिटी आ जाएगी 0.5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गया। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या? द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पूछा जा सकता है पेपर में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, हाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, हाउ हाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड, ये पूछे जा सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर अटैच्ड विद द कंपाउंड व्हेन क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, जब एक कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है, क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं उसके, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर अटैच्ड विद द कंपाउंड व्हेन क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आप लिखेंगे H2C2O4.2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 हैं, सोडियम कार्बोनेट के 10 हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्रेट्स क्या होते हैं? द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेनिंग केमिकली कंबाइंड वाटर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस, वही मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसके अंदर होगा उसको हम हाइड्रेट कहते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि देखने में वो आपको ऐसे वेट सा क्रिस्टल्स लगेंगे, वेट लगेंगे, वेट नहीं है, वो ड्राई फॉर्म में ही होंगे, लेकिन उनके अंदर केमिकली वाटर जो है वो कंबाइंड हो चुका है उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उनको हम हाइड्रेट्स भी कहते हैं। जिन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है वो हाइड्रेट्स होते हैं। द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेनिंग केमिकली कंबाइंड वाटर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड हाइड्रेट्स। अब अगेन वही एग्जांपल्स हैं आपके पास ऑक्जेलिक एसिड की और सोडियम कार्बोनेट की। हाउ हाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड? हाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेटिंग देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रेट्स बनते कैसे हैं कि जब एक्वस सॉल्यूशंस जो हैं उनमें से सॉल्वेंट्स या आप कह लें कि एक्वस सॉल्यूशन में से जब क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं केमिकली उन क्रिस्टल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से हम देखेंगे, हाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेटिंग देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये वाला भी हमने ऑलरेडी एक देखा था बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में कि व्हाट इज़ बेसिसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। एसिड्स की हम बेसिसिटी मेजर करते हैं और बेसिस की हम एसिडिटी मेजर करते हैं। ठीक है, और एसिड्स में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है, और बेसिस में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं वो उसकी एसिडिटी होती है। जैसे कि अब ऑक्जेलिक एसिड की एसिडिटी कितनी है? सिंस ऑक्जेलिक एसिड हैज़ 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो सो इट इज़ डाइबेसिक एसिड। ठीक है, इट्स बेसिसिटी इज़ 2 क्योंकि हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड ऐसे होता है ना, COOH और COOH। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक और ये 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन ऑक्जेलिक एसिड? 2 प्रेजेंट है, उसका फॉर्मूला लिख दें H2C2O4। और फिर है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ x बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड इन अ सैंपल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? द पर्पस इज टू डिटरमाइन द मोलर रेशियो ऑफ ऑक्जेलिक एसिड टू वाटर इन अ गिवन सैंपल। ठीक है, यानी हमें पता चले कि एक ऑक्जेलिक एसिड के साथ कितने मोल्स ऑफ वाटर अटैच हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल x एंड यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, यानी बेसिकली हम जो x फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम असल में मोलर रेशियो फाइंड आउट कर रहे होते हैं किसकी? ऑक्जेलिक एसिड टू वाटर, यानी एक ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इंडिकेटर इज कॉमनली यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद द बेस एंड वाई? अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। अगर आपने ऑक्जेलिक एसिड को, मैंने आपको ये टाइट्रेशन वाले में अच्छे से समझा दिया था कि ऑक्जेलिक एसिड को अगर आपने, ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड है, उसको अगर आपने बेस के साथ ट्रीट कराना है तो ऑब्वियसली बात है आप उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो फिर आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ही यूज़ करना है। बट अगर आप उसको फिर ऑक्जेलिक एसिड को KMnO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो फिर वही बात है, आपके पास KMnO4 इंटरनल इंडिकेटर एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिनोफ्थलीन इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर बिकॉज इट चेंजेस कलर शार्पली एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन which corresponds to the neutralization of
ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल यू प्रिपेयर 500 cm क्यूब ऑफ 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है, अब ऑक्सैलिक एसिड आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में होता है और उसका आपको 0.05 मोलर तैयार करना है। तो सिंपल ये देखें, सॉलिड में जब वो ये होगा ना और उसका आपको सोल्यूशन तैयार करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि ऑक्सैलिक एसिड सॉलिड में या लिक्विड में है? तो आपको पता है ना कि हमने कहा कि ऑक्सैलिक एसिड जो है उसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं, वो आपको फार्मूले में भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। इसका 0.05 मोलर आपने प्रिपेयर करना है। 500 cm क्यूब, 500 cm क्यूब को आप DM क्यूब में कन्वर्ट कर लें, 1000 से डिवाइड करके, और सिंपल मोलैरिटी के फार्मूले में जो है वो आप इसको पुट कर दें। ठीक है, तो मोलैरिटी के फार्मूले में इसको कैपिटल हाँ ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास इनटू 1/V। तो आपने असल में मास फाइंड आउट करना है कि हम ना ऑक्सैलिक एसिड का कितना मास मेजर करें, ठीक है। तो उसको आपने मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3.15 ग्राम्स। हमारे पास ये जो 3.15 ग्राम मैस आया है, अब हमने क्या करना है कि ये मैस जो है मेजर कर लेना है वेइंग मशीन में। फिर उसको क्या करना है, 3.15 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स आर टेकन इन अ 500 cm क्यूब फ्लास्क एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज मेड अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती हैं? इट इज़ द टाइट्रेशन इन विच बोथ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली। लेकिन इसकी जो मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन फर्स्ट टाइट्रेशन वाले में बताई है वो ही आपने लिखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बताई थी ना, इसी तरह से आपने रिडॉक्स की लिखनी है। इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज मेजर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। एंड KMnO4 itself act as a self indicator in redox titrations, ठीक है, एंड इट्स पर्पल कलर चेंजेस टू लाइट पिंक। What happens to oxalic acid during titration with KMnO4? अब oxalic acid में क्या हो रहा होता है, ठीक है। oxalic acid is oxidized by KMnO4 टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन ऑक्सैलिक एसिड की क्या हो रही होती है? उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो इसलिए हम लिखेंगे ऑक्सैलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ऑक्सैलिक एसिड में जो कार्बन है उसकी आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 में उसकी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में +4 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, वाई ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑक्सलेट्स आर हीटेड बिफोर टाइट्रेशन विद KMnO4, ठीक है। द ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑक्सलेट सॉल्यूशंस आर हीटेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन and to increase the rate of production of manganese +2 ions, thus reaction becomes speed up, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि ब्यूरेट में आप जो है KMnO4 लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में आप रिड्यूसिंग एजेंट्स लेते हैं, जो कि आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है या सोडियम ऑक्सलेट है या पोटेशियम ऑक्सलेट है, डिफरेंट ऑक्सलेट्स आप लेते हैं, ठीक है। तो उनको आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के उसको हीट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा होता है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन एंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज +2 आइंस, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीलेट्स में आपको पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को डीकार्बोक्सिलेट करना होता है, निकालना होता है, रिमूव करना होता है। दस रिएक्शन बिकम्स स्पीड अप, रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन टाइट्रेशन विद KMnO4, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या एक्ट करता है? ऑक्सैलिक एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है एंड रिड्यूस कर रहा होता है किसको? रिड्यूसेस KMnO4 टू मैग्नीज सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट टू मैग्नीज सल्फेट में इसको रिड्यूस करता है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और मैग्नीज सल्फेट में +4 है, ठीक है। तो +7 से +4 में जाने में ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन टाइट्रेशन विद KMnO4। ऑक्सैलिक एसिड क्या कर रहा है? ऑक्सैलिक एसिड भी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। एंड ये दोबारा से बल्कि रिपीट हो गया क्वेश्चन,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखी हुई है ना, वैसे तो आपको 2 स्टेप में पहले करनी है और फिर उसका ओवरऑल स्टेप लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो जब रिडॉक्स टाइट्रेशंस की थी तो हमने इसी तरह सीखा था कि हमने KMnO4 को 2 KMnO4 को 3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा के और प्रॉपरली जो है वो 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए थे, और उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड के साथ और जो है वो रिएक्ट करवा के एक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा के, तो वो हमारे पास जो है ये ओवरऑल इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है इसको, क्योंकि इस तरीके से जो डायरेक्ट लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशंस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं? इट हैज़ 2 फंक्शंस। अगेन ये वाला क्वेश्चन किसी पेपर में भी आया हुआ था। इट प्रोवाइड्स एक्सेस हाइड्रोजन आयंस इन द सोल्यूशन विच अलाउ द रिएक्शन टू कंटिन्यू एंड इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी MnO2 को बनने से ये रोकता है, ठीक है, MnO2 को बनने से रोकता है और एक्सेस हाइड्रोजन आइंस प्रोवाइड करता है ताकि जो है वो प्रॉपर जो हम रिएक्शन करना चाह रहे हैं वो रिएक्शन परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लेट 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन 500 cm3, ठीक है, एंड इट्स मोलैरिटी 0.05। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखें ये 500 में आपको, क्योंकि x तो हमेशा इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा, ये वाले फॉर्मूले से x हमेशा इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा कि मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डॉट x वाटर मॉलिक्यूल्स पर dm³ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो हमें पर dm³ में जब तक मास नहीं पता होगा, मोलैरिटी तो पता है, मोलर मास तो हम हमेशा ऑक्सैलिक एसिड का इसी तरह लेते हैं 90 + 18x जब हम हाइड्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस में तो हम डायरेक्टली 90 लेते हैं, लेकिन x के साथ हम इसको 18x लिखते हैं, ठीक है। इसमें आपको पर dm³ में जब तक पता नहीं होगा आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो आपको जब 500 में गिवन है तो आप उसको पता है कि 500 में 3.15 ग्राम्स है, 1 में कितना होगा और 1000 में कितना होगा, तो अब फिर आप इसको जो है वो पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पीशीज। और रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पीशीज, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में भी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। what are redox reactions? A redox reaction involves transfer of electrons between different species, यानी एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी एक की रिडक्शन हो रही है और एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे की रिडक्शन हो रही है। जैसे कि जिंक अगर कॉपर +2 के साथ रिएक्ट करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉपर को ट्रांसफ़र करेगा, कॉपर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा और जिंक आइंस की फॉर्म में चला जाएगा। इन दिस रिएक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक आइंस, एंड इन दिस रिएक्शन कॉपर +2 इज रिड्यूस्ड एज कॉपर +2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर मेटल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जो भी KMnO4 वाले रिएक्शंस हैं वो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शंस ही हैं। इट इज़ अ रिडॉक्स यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद FeSO4 फेरस सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इसमें हम KMnO4 जो है वो कलर्ड है, कलर्ड सब्सटेंस है, पर्पल डार्क पर्पल कलर होता है इसका, ठीक है। KMnO4 हैज़ डार्क पर्पल कलर, सो इट सेल्फ एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है, एंड इट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर एंड इट्स एंड पॉइंट इज लाइट पिंक, ये भी आप लिख सकते हैं साथ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द विच एलिमेंट्स आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। अब ये पूरी इक्वेशन है और यानी हमें पता है कि ये मैग्नीज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये खुद रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखें लिखा हुआ है मैग्नीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन MnSO4, यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है KMnO4 में और +2 जो है वो MnSO4 में है। और अब यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है ना, ठीक है, आयरन इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe+2, यहाँ पे Fe+2 फेरस की फॉर्म में है इन FeSO4 टू Fe+3, यानी फेरिक में जा रहा है इन
दिस कंपाउंड। देखें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है और Fe+2 कौन से फॉर्म में इसकी है ऑक्सीडेशन स्टेट और Fe+3 कौन से फॉर्म में है ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू राइट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो जो खुद रिड्यूस होता है मतलब खुद गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेज एंड इटसेल्फ इज़ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेज, ठीक है। तो ये जो भी कोई अगर आपको एक इक्वेशन लिख दें अगर आपको कोई याद है तो उसमें आप बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन एक्ट कर रहा है? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है? इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Fe+2, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजेज इट टू Fe+3, यानी ये Fe+2 में से एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको Fe+3 में कन्वर्ट कर रहा है। सो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अदर एग्जांपल्स आर पोटेशियम डाइक्रोमेट और आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो खुद क्या करते हैं? लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू अदर सब्सटेंसेस सो इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यही वो दोबारा इक्वेशन लिखेंगे और इसमें हम कहेंगे Fe+2 in ferrosulfate gives electrons to manganese in KMnO4 which is reduced from +7 oxidation state to in KMnO4 to +2 oxidation state in MnSO4 manganese sulfate. So FeSO4 ferrosulfate is a reducing agent और other examples भी हैं हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और फिर अगेन बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल, the molarity of the given KMnO4 solution is 0.01 molar. Calculate the mass of KMnO4 in 500 cm cube of the solution. तो मोलैरिटी जब आपको पता है, मोलैरिटी क्या कह रही होती है? मोलैरिटी अगर आपको गिवन है और आप उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1000 cm क्यूब में कितना मैस है वो पता चल जाता है, ठीक है। देखें मैस ऑफ KMnO4 पर dm क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मैस। तो आपके पास आ गया 1000 cm क्यूब में 1.58 ग्राम्स। तो अब आप 500 में कर लेंगे इजीली, 1 में करेंगे और फिर 500 में करेंगे, ठीक है। और अब ये लास्ट हमारे पास हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट? मोहर सॉल्ट में FeSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें और उसकी जगह अमोनियम सल्फेट डाल दें तो ये मोहर सॉल्ट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास why KMnO4 itself act as indicator? क्योंकि it is because its solution is purple in color and even a small amount of KMnO4 gives a very dark color to a solution, ठीक है। बहुत small amount भी हम ड्रॉप डालेंगे तो वो बहुत डार्क कलर देता है सोल्यूशन को, तो इसलिए हम उस इजीली जो है वो उसका एंड पॉइंट नोट कर सकते हैं। thus it becomes very easy to tell the end point of the titration. अब KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7 है, ठीक है। वैसे तो ये आपको कैलकुलेट करनी आती ही होगी लेकिन हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं KMnO4 में कि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 होती है और 4 की कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है, -8। और पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का है, उसकी +1 है, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है कि हमें जो है मैग्नीज़ की +7 लगानी है ताकि ये दोनों आपस में बैलेंस होके ओवरऑल KMnO4 के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। तो मैग्नीज़ की +7 है। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द रिएक्शन। तो इसमें KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और FeSO4 रिड्यूसिंग एजेंट है और इनकी प्रॉपर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बतानी है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है। वाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशन। ये अगेन दोबारा जो है वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन आइंस एक्सेस में होते हैं और वो अलाउ करते हैं रिएक्शन टू कंटिन्यू एंड ये ऑल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 बनने से रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज 0.01 मोलर। कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीज पर dm क्यूब। सिंपल इसको एटॉमिक जो है उसके साथ मैस के साथ। अब देखें KMnO4 की मोलैरिटी 0.01 है लेकिन अगर आपसे KMnO4 का मैस नहीं पूछा, सिर्फ मैस ऑफ मैग्नीज पूछा है, तो आपने सिंपल मैग्नीज के एटॉमिक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मैस ऑफ मैग्नीज आ जाएगा, ठीक है। KMnO4 के मैस से नहीं करना। लास्ट में आपके पास द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज 0.05। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन पर dm क्यूब। अगेन आपने मोलैरिटी को आयरन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास मास ऑफ आयरन पर dm क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ रिडॉक्स टाइट्रेशन? अगेन जो है वो रिपीट हो रहा है। व्हाट इज़ मेंट बाय एंड पॉइंट?
द एंड पॉइंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट और स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट। जब मतलब स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जिसमें आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली आपस में उन्होंने रिएक्ट कर लिया, ठीक है, कोई भी एक्सेस में नहीं है। इट इंडिकेट्स द कम्प्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट, तो ये अगर आपको पोटेशियम 39, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 ये पता है तो आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज़ 0.1 मोलर। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट पर 250 cm³ ऑफ द सोल्यूशन। तो अब आपने 250 cm³ बताना है ना, लेकिन सिंपल आप मोलैरिटी को जब मोलर मास ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पर dm³ आ जाएगा, मतलब 1000 cm³ में कितना मास है वो आ जाएगा। तो फिर आप 1 में फाइंड आउट कीजिएगा और फिर 500, वैसे 500 में नहीं पूछा आपसे, 250 में पूछा, तो ये यहाँ पर अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है और यहाँ पे एंड में 250 होना चाहिए था और इधर भी इसको 250 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं और इसमें आपको अगर कोई लगता है जैसे ये बहुत इजी से हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप, ये टाइप, ठीक है, और ये एंड पॉइंट वाला रेडॉक्स टाइट्रेशन की डेफिनेशन एक लिख लें आप। जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं जैसे ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन जैसे वाई डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन KMnO4 तो ये आप अपनी कॉपी पर लिख लें, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस में से सिर्फ हार्डली कुछ चंद क्वेश्चंस होंगे जिनको 8-10 क्वेश्चंस जिनको आप अपने पेपर पे उतार लें और जो है वो आप उसको आगे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।